बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 5 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम में जो सबसे पहले हम स्टोरी शामिल करेंगे वो है बिजली के गैर मयारी तरसीली निज़ाम से। अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक 8 अरब 79 करोड़ बिजली के जो यूनिट्स हैं वो अब तक ज़ाया हो चुके हैं और इससे 105 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। गुज़िश्ता माली साल में अगर हम सिर्फ लेस्को की बात करें तो सबसे ज़्यादा 3 अरब बिजली के जो यूनिट्स हैं वो ज़ाया हुए हैं और ख़जाने पर 35 अरब और 13 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। आईएसको की कारकर्दगी इन तमाम से जो है वो कदरे बेहतर है क्योंकि एक साल में 85 लाख यूनिट ज़ाया किए गए हैं और साथ ही साथ टास्क फोर्स की जो अदाद शुमार की है तस्दीक भी सामने आ चुकी है। सूबाई टास्क फोर्स ने जो तकसीम कार कंपनीज़ हैं NTDC और NEPRA से मुतालिक सिफारिशात की तैयारी का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। इस तमाम तो सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदे ज़ीशान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बातें हैं। ज़ीशान, एग्जैक्ट आदाद शुमार बताइएगा इस लॉस के हवाले से। जी सुमेरा, ये इस तरह है जैसे कि आपने भी हमारे नाजरीन को बताया कि जो पंजाब है वहाँ पर जो बिजली की तरसील का निज़ाम है वो इतना चूँकि कारआमद भी नहीं रहा और ना ही वो उतना अपग्रेड है कि जो बिजली ख़रीदी जाती है बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जानिब से उसको आवाम तक उतनी ही मिकदार या उसका जो वॉल्यूम है वो उतनी ही वॉल्यूम में उसे आवाम तक पहुंचाया जा सके। इस हवाले से पंजाब में जो एक टास्क फोर्स कायम की गई है जो कि बिजली के चोरी के मामलात और जो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से पंजाब में खसूसी तौर पर काम कर रही है, उनके अदाद शुमार जो जारी हुए हैं उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया है कि गुज़श्ता माली साल 2017-18 के दौरान जिस वक्त के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आखिरी जो दिन थे वो उसके करीब थी और नई हुकूमत आने वाली थी, उस दौरान जो है मजमूई तौर पर जो बिजली के यूनिट हैं वो तकरीबन 8 अरब 79 करोड़ के करीब जो है बिजली के यूनिट चोरी हुए या फरसूदा तरसीली निज़ाम की वजह से ज़ाया हुए, जिसकी जो मजमूई आप कीमत कह सकती हैं वो उसकी औसत कीमत जो है मजमूई तौर पर वो 105 अरब रुपए के करीब बताई जाती है सिर्फ एक साल के हवाले से। इसके अलावा जब आप बिजली की तकसीमकार कंपनियों को अगर देखें तो उसमें जो पहले नंबर पर थी वो सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब का जो दारुल खिलाफा है लाहौर में जो बिजली की तकसीमकार कंपनी है लेस्को, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली के यूनिट चोरी हुए जो कि तकरीबन 3 अरब यूनिट के करीब बताए जा रहे थे और उसकी जो औसत कीमत का तखमीना है वो तकरीबन 35 अरब और 13 करोड़ रुपए के करीब जो है वो रिपोर्ट में बताया गया है। इसी तरह दूसरा जो अहम हब कह लें वो साउथ पंजाब में मुल्तान रीजन का था जो कि मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है वो बिजली की तकसीमकार कंपनी की ज़िम्मेदार है। उनके यहाँ जो रिपोर्ट के मुताबिक अदाद शुमार इकट्ठे किए गए हैं उसके मुताबिक मुल्तान में जो है वो 2 अरब 70 करोड़ 90 लाख के करीब जो यूनिट हैं वो ज़ाया हुए और उनकी जो कीमत का तखमीना लगाया गया है वो 31 अरब और 72 करोड़ के करीब है। इसी तरह तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद का शहर आता है जो कि पाकिस्तानी मानचेस्टर के तौर पर भी जाना जाता है और वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन वहाँ पर भी जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह बेहतर नहीं रही और वहाँ पर जो बिजली की यानी ज़ीशान अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो तकरीबन अगर हम इसको लमसम करें तो तकरीबन 9 करोड़ बिजली के यूनिट्स ज़ाया हुए हैं। तमाम तशवीशनाक सूरत हाल पर अरशद अब्बासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। 105 अरब रुपए का लॉस है और जिस तरह से मैंने अभी कहा कि तकरीबन 9 करोड़ बिजली के जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ अभी एक साल की ये कारकर्दगी है, अभी एक साल की ये रिपोर्ट सामने आई है। सर, आप क्या समझते हैं बेसिक रीजंस हैं क्या इस लॉस की? देखिए, एक तो लॉसेस हैं कि चोरी जिसे कहते हैं, चोरी भी है, सबसे बड़ा लॉस यही होगा। जी नहीं, सबसे बड़ा ये नहीं है। ठीक है। एक है सिस्टम लॉसेस। सिस्टम लॉसेस में मकसद ये है कि आपके ट्रांसफार्मर पुराने, आपकी जो लाइन की जो डिजाइन है वो ठीक नहीं है, आपका जो कंडक्टर यानी जिससे बिजली जा रही है उसका साइज बाज़ का अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो डिजाइन और टेक्निकल लॉसेस 70 से 80% ये हैं। ये भी बात एक हकीकत है और ये भी बात है कि पूरी दुनिया में ये भी कहेंगे लाइन लॉसेस 0 हो जाए, ये भी नहीं हो सकती। इवन जो चाइना जैसे मुल्क या अमेरिका जहाँ पे स्मार्ट ग्रिड जैसे सिस्टम है वहाँ भी 6 से 7 है। लेकिन जिस तरह ज़ीशान ने अच्छा होमवर्क करके आपको दिया है कि हमारी कुछ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जैसे बपको यानी मुल्तान और स्पेशली तस्को यानी पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन जो कि पूरे केपी को करती है, वहाँ उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। उसके बाद अगर ये मैप अगर आप दिखा रहे हो तो देख सकेंगे बाज़ एरियाज में लाइन लॉसेस 50% से ज़्यादा है। ये बड़ी ही एक खतरनाक या आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा थ्रेट है जिसके ऊपर काबू पाना चाहिए। लेकिन अगर ये टास्क फोर्स बना रहे हैं गवर्नमेंट पंजाब की, तो इससे बड़ी हैवी टास्क फोर्स मुस्लिम लीग नून ने बनाई थी जिसमें इन्होंने पर्सनल अटेंशन दी थी। मैं एक बात जरूर कहूंगा, लेजिस्लेशन की नेपरा का एक्ट भी चेंज हुआ
लेकिन उस हिसाब से लाइन लॉसेस कम नहीं हुए। उसकी वजह क्या है? एक, जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल लॉसेस, और दूसरी वजह ये भी है कि जितनी आप कीमत बढ़ाते जाएंगे, जब कीमत बढ़ती जाती है तो फिर एक आम आदमी खुद सोचे कि अगर उसको 10,000 का बिल आ रहा, कुछ आ रहा, वो हर टैक्टिस इस्तेमाल करेगा किस तरह बिजली चोरी करे। ये भी हकीकत है, इसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। फिर दूसरी बात ये है कि एक बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन पेश की थी कि देखें, अगर आपने लॉसेस कम करने हैं और जहां आपकी स्पेशली कलेक्शन नहीं है तो आप इसको आउटसोर्स कर सकते हैं, जिस तरह दुनिया के बाकी हिस्सों में हुआ। जैसे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, जैसे KPK में कुछ जगह है या बलूचिस्तान में है, वहाँ आप वो मॉडल बना सकते हैं जिस तरह कोलंबिया जैसे मुल्क, इराक में या इंडिया में जहाँ पे एक उनकी स्टेट है उड़ीसा। अर्शद अब्बासी साहब, ये जो आप सोल्यूशन बता रहे हैं, ये आपको नहीं लगता ये कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? एक साल के अंदर इतना लॉस हो जाना, कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा? शॉर्ट टाइम ये है, तकरीबन 200 अरब के लॉसेज हैं। आप विद इन 1 मंथ जो है, जो बिल कलेक्शन है, ये जो लॉसेज हैं, जो कुंडे कम से कम लगा रहे हैं, उनको आप आउटसोर्स कर सकते हैं 50-50% बेस के ऊपर। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि सबसे बड़ी वजह यही है जो फौरी क्योर हो सकती। देखिए फौरी क्योर तो हो सकती, आपकी एक इशू कलेक्शन का भी है कि हमारे पास कलेक्शन नहीं है। जब जैसे वासा रावलपिंडी ने एक एक्सपीरियंस किया था कि कलेक्शन दो प्राइवेट पार्टीज को दी थी, और जब मैंने टेस्को में काम किया था, ये ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में, जहाँ पे कोई बिल ही को नहीं देता, तो वहाँ पे अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ था कि जो वहाँ जो बलक हैं वो ऐसे करेंगे कि वो प्राइवेटली बिल कलेक्शन करेंगे। ये वो तरीका है जिसको आप 15 दिन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, महीने के अंदर भी कर सकते हैं। जी 50% लॉसेज आपके हैं, 50% जो है ना आप रेवेन्यू दें। ये टाइमिंग हो सकता है। फिर टेक्नोलॉजी कर लें, जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, इसी तरह एक आगे टेक्नोलॉजी आ गई, उसके कहते हैं स्मार्ट ग्रिड। आपके घर से यानी जो पानी की मोटर कितना बिजली कंज्यूम कर रही है, वहां से लेके तरबेला जहाँ तक बिजली पैदा होती है, पूरे रास्ते में इसकी ट्रैवल नजर आता है, एक लाइन पे आता है। यानी अरशद अब्बासी साहब, जिद्दत जो है वो या जो नई टेक्नोलॉजी है वो यकीनन नागुज़ीर है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, और ये भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन होगा अगर इसके ऊपर काबू पा लिया जाता है। देखिए बात सुने, एक मेरी बात सुन लीजिए, करेगा कौन? जी। अब आपने जब टास्क फोर्स बनाई है, सेंट्रल में एक बनाई है, तो उसमें सच्ची बात ये है कि वही बंदे लगाए हैं, जैसे एक सेक्रेटरी साहब लगाए हैं जो कि 1989 से इसी काम में है। अब उनसे सबको रखेंगे तो नए सोल्यूशन देंगे तो मुमकिन नहीं है। सबसे पहले एक्चुअली लाइन लॉसेस चेंज करने से पहले वो जो पुराने लोग हैं जो कि 90 साल के हो गए बैठे हुए हैं, उनको निकालना पड़ेगा। इनमें भी जिद्दत लाने की जरूरत है। ठीक है ठीक है अरशद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया एनर्जिक्स पर करना चाहूँगा। जी ज़ीशान, जल्दी से कवर कीजिएगा, मुझे फिर अगले टॉपिक की जानिब जाना है। अच्छा सुमेरा, मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाहूँगा, जैसे कि भी अरशद अब्बासी साहब बता रहे हैं, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि एक तो जो NTDC है वो अपने आप को बड़ी जिम्मा कर लेती है अदाद शुमार बताते हुए कि जो 125 kVA की लाइन तक ग्रिड का है वो जिम्मेदारी बिजली की तकसीमकार कंपनियों के पास है, जबकि उससे ज़्यादा वोल्टेज जो है उसको ये लोग इंतज़ाम करते हैं। लेकिन दर हकीकत पूरे मुल्क में जितने भी ग्रिड स्टेशन है जहाँ से मेन सप्लाई लाइन से बिजली की तकसीमकार कंपनी को दी जाती है, वो उतने ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, और इसकी वजह से यही एक बुनियादी वजह सामने देखने में आ रही है, जो कि टास्क फोर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान जावेद, आप हमारे साथ मौजूद, और साथ ही साथ अरशद अब्बासी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अगली स्टोरी हम शामिल करेंगे। गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे हैं कि महकमा जो माहौलियात है और साथ ही साथ जो पंजाब हुकूमत, अगर हम खासकर बात करें, क्योंकि स्मॉग का जो ज़्यादातर इशू है वो पंजाब में ही देखने को मिल रहा है, इसके खिलाफ खासे इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो भट्टा मालिकान हैं उनको एक डेडलाइन दी गई थी, जैसे ही वो ख़त्म हुई उसके बाद भट्टे सील करना शुरू कर दिए। लेकिन एक और बड़ी अहम वजह भी यहाँ पर जो स्मॉग की है वो ये भी है कि जो फसलों की बाक़ियात को आग लगाई जाती है, उससे जो धुआं सामने आता है, उसकी वजह से भी स्मॉग जो है वो उसका सामना करना पड़ता है आवाम को। लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दफ़ा 144 तो नाफिज हो चुकी है, लेकिन अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों की अगर हम सूरत हाल जानने की कोशिश करें तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमें सरमद अली रिपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ कसूर से मेहर अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है। मुल्तान की सूरत हाल, सरमद आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? दफ़ा 144 तो नाफिज कर दी गई है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, पुलिस क्या कर रही है?
जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से इसके ऊपर अमल दरामद कराने की जो है वो मुकम्मल कोशिश की जा रही है। फसलों की बकाया जात के साथ साथ जो कूड़ा किरकट जो मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर भी उस कूड़े को भी आग लगाने पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 2 FIRें भी इस मामले पर जो है वो दर्ज की गई हैं कि कूड़ा जलाने पे। इसके साथ साथ अगर भट्टों की बात कर ली जाए तो 22 भट्टा मालकान के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई है, जबकि 19 भट्टों को जो है वो सील किया गया है, जिसके अंदर 9 भट्टे मुल्तान में थे, जबकि 10 भट्टे जो हैं वो शुजाबाद में भी सील किए गए हैं। इसके साथ साथ मुल्तान के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर ली जाए तो इस वक्त मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 100 के करीब पहुंच चुका हुआ है, जबकि जो माहिरीन है उनके मुताबिक 50 से अबव जितना भी बढ़ता जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इससे जो है वो सांस की बीमारियों समेत आँख की बीमारियाँ जो हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं। तो खासकर जनूबी पंजाब में भट्टे जो हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जनूबी पंजाब पूरा जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर फसलें काश्त की जाती हैं। जब फसलें काश्त हो जाती हैं, एग्रीकल्चर एरिया है और यहाँ पर फसल की जो बकाया जात होती है उसको जो है वो चुनना और उसको इकट्ठा करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। इस वजह से जो ज़्यादातर ज़िम्मेदार होते हैं वो उसको आग लगा देते हैं। फिल वक्त जो कपास की बकाया जात और जो गंदम की बकाया जात हैं उनको जलाने पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी तो लगाई गई है, लेकिन जो इंतज़ामिया है उनके पास इतनी टास्क फोर्स नहीं है जो कि एक एक जगह पे जाके चेक कर सके कि कहाँ पर आग लगाई जा रही है, कहाँ पर नहीं लगाई जा रही, क्योंकि यहाँ पर तमाम का तमाम ठीक है। मुल्तान की सूरत हाल के बारे में डिटेल में आपने हमें बताया है। सरमद, आप साथ ही रहिएगा, हम जरा कसूर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। महार अब्दुर्रहमान हमारे साथ है। महार अब्दुर्रहमान, बताइएगा कसूर में कहां कहां खिलाफ वर्जी की जा रही है दफा 144 की, और कौन कौन से भट्टे सील किए गए हैं, और इसके साथ साथ कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां पर फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला अभी भी जारी है, और पुलिस की कारकर्दगी क्या है? पुलिस की कारकर्दगी तो काफी अच्छी बेहतर है इस सिलसिला में। मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि कसूर के जो बिल्कुल नजदीक तरीन भट्टे हैं वो तो बंद कर दिए गए, मालकान ने खुद ब खुद बंद कर दिए, मगर जो थोड़े से दूर दराज के इलाकों में वो चोरी छुपे भट्टे जो है वो चल रहे हैं, और उनमें जो जलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल जानवरों की बाकियात को भी जलाया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा धुआं जो है वो जहरीला हो जाता है। अगर फसलों की बात की जाए तो कसूर में धान की फसल इतनी ज्यादा काश्त नहीं की जाती, जिसकी वजह से यहाँ पे वो तो कंट्रोल में है। मगर अगर हम बात करें भारत की तो यहाँ से हम 2.5 किलोमीटर के फासले पे भारत शुरू हो जाते हैं, तो भारत में ये अमल वैसे ही जारी है, उस धान की फसल को आग लगाई जाती है जिससे हवा में। मैं यहाँ पर एक खास बात बतानी चाहता हूँ कि कसूर शहर के अंदर एक जो जानवरों की बाकियात है उनसे चर्बी बनाने के लिए एक नाजायज यहाँ पे बहुत जहरीला धंधा शुरू हुआ है, जिसके नीचे भी जानवरों की बाकियात जलाई जाती है। इस पे महकमा माहौलियात जो है उसने बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर रखी है। महकमा माहौलियात को हमने भी बार बार उनसे राब्ता करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ठीक है अब्दुर्रहमान, आप साथ ही रहिएगा। हम जरा इस वक्त मौसम की सूरत हाल और जो महकमा मौसमियात हैं उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। महकमा माहौलियात का माफ़ कीजिएगा, सैयद नसीमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, भट्टों पर तो एक्शन लिया जा रहा है और बहुत सख्ती से लिया जा रहा है, लेकिन आप भी बेहतर समझते हैं, बल्कि आप भी बेहतर बता सकते हैं कि और जो इसके अलावा जो रीज़न्स हैं, जैसे धुआं छोड़ती गाड़ियाँ भी हैं और फसलों की बाकियात को आग लगा देना, जो पोल्यूशन है ये भी वजह बनती है स्मॉग की, तो लेकिन इसके ऊपर इतनी सख्ती से अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? हर एरिया में चीफ मिनिस्टर साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने पंजाब में बड़ी हाई लेवल की 2 मीटिंग ली और तमाम मुतलका महकमों को बुलाया। जैसे आपने गाड़ियों की आलूगी की बात की है, जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस को टास्क दे दिया गया और ट्रैफिक पुलिस के ऊपर काम कर रही है। जैसे आपने फसलों की बाकियात की बात की है, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये टास्क दिया गया और अब तकरीबन 100 से ज्यादा ये FIRs तो अभी हमें रिपोर्ट हो चुकी हैं ताकि उनको प्रेशराइज किया जा सके। तीसरा फिर इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में ये जो फर्नेसेज हैं या और जो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें खासकर बॉयलर यूज होते हैं और वो उनके ऊपर उन्होंने आलात नहीं लगाया, तो हमने आज से कुछ 6-7 माह पहले से ही इनको कह दिया था कि आप अपने जो मिशन कंट्रोल करने वाले इक्विपमेंट हैं, स्क्रपर है, इस तरह की चीजें आप इंस्टॉल करें। तो जिन्होंने नहीं लगाया और जो हमारे नोटिस में आ रहा है, हमारी टीमें उनके खिलाफ एक्शन ले रही हैं, बिल्कुल ले रही हैं। और इसी वजह से काफी, अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले साल की निस्बत, तो बहुत ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। और हमारी कोशिश है कि जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल की जो आपने बात की अभी, इसके ऊपर आपको पता है हुकूमत पंजाब ने 144 इम्पोज किया है
और इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हमारा महकमा भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी, मतलब है सारे कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको रोल दिया गया। फिर ये जो आपको पता है डस्ट पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, उसमें फिर 2 महकमों को रोल दिया गया है। जो एक तो डेवलपमेंट जो अथॉरिटीज हैं जितनी, उनको कि जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है साथ वो पानी स्प्रिंकल करे और डस्ट पोल्यूशन। और दूसरा ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं या म्यूनसिपैलिटीज हैं, इनको भी कहा गया कि सफाई सुथराई के, मतलब गवर्नमेंट हर उस एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे कोई खर्चा हो सकता है कि आलूदगी होती है या एमिशंस हो सकती हैं, तो कोशिश की जा रही है कि इसको जितना हद तक मुमकिन हो हम इसको कंट्रोल करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सैयद नसीबुर रहमान साहब भी और हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दादू से ये खबर है जहां पर हुकूमत सिंध की जानिब से खरीदी गई करोड़ों लागत की गाड़ियां हैं, महकमा सेहत इंतजामिया की नाअहली की वजह से खटारा हो चुकी हैं, नाकारा हो चुकी हैं, और साथ ही साथ जो लेडी हेल्थ वर्कर्स को पोलियो के लिए पोलियो फील करने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यही वो गाड़ियां हैं जिनकी वजह से वो इलाकों में जो है वो मूव कर सकती थी। और ये कागजात में एक और बड़ी अहम बात यह है कि वो कागजात में गाड़ियाँ ऑन रोड दिखाई देती हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इमदाद अली से बात कर लेते हैं। इमदाद, बताइएगा कितनी तादाद में है ये गाड़ियां और नाअहली असल में है किसकी? अब कौमी खजाने को लूटने का नया तरीका सीख चुकी है, जिसके वाज़ह मिसालें महकमा सेहत के DHO ऑफिस में खड़ी हुई गाड़ियां जिनको दादू और गिरदनवा में सेहत की सहूलत में सेहत को फराहम के दादू और गिरदनवा में सेहत की सहूलत को फराहम के लिए इस्तेमाल करना था, ताकि आवाम को बेहतर सहूलियत हासिल कर सके। लेकिन अब अफसरान की अदम दिलचस्पी की वजह से ये गाड़ियां कई सालों से DHO ऑफिस में नाकाराबंद खड़ी हैं, कर दी गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये कागज़ों में कार्रवाइयों में तो सारी बजट मुकम्मल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कौमी खजाने को शदीद खसारे में है। इमदाद, मैंने आपसे तादाद जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि तादाद कितनी है इन गाड़ियों की? जी, ये तकरीबन 30 से 50 ये गाड़ियां हैं, ये वहाँ मौजूद है। तादाद उनके 30 से 50 गाड़ियां हैं। ये जिले भर की गाड़ियां यहाँ DHO ऑफिस में ये मौजूद है, ये गाड़ियां। अच्छा, ये बताइएगा, इंतजामिया से आपकी बात हो सकी है? क्यों, क्या मेंटेनेंस नहीं हो सकी इनकी? फंड्स नहीं थे उनके पास, वजह क्या है? जी बिल्कुल, मेरी इंतजामिया से बात हुई है। इंतजामिया का यही कहना है कि DHO साहब भी हमारे लाइन में मौजूद है, उसका भी यही कहना है कि ये जो गाड़ियां, ये कई साल पुरानी ये गाड़ियां यहाँ रुकी हुई है। मैंने कई मरतबा लेटर लिखे है महकमा सेहत को, मगर वहाँ से उन लोगों ने कोई मुझे जवाब नहीं दिया है। ठीक है इमदाद, साथ ही रहिएगा। डॉक्टर जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप DHO हैं दादू से। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। फरमाइएगा सर, हुकूमत एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सरकारी मुलाजमीन को, तो बजाय फ़ायदा उठाने के उन्हें तबाह कर दिया जाता है। 30 से 50 तादाद है इन गाड़ियों की, खड़ी खड़ी नाकारा हो गई हैं। जो पोलियो जो है लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, बेसिकली ये उनके लिए एक फैसिलिटी थी, लेकिन जो ज़ाया हो रही है, क्या कहेंगे, क्या वजूहात हैं इसकी? इसकी वजह एक तो ये है कि हमारी जो गाड़ियां हैं, तकरीबन 15 गाड़ियां हैं जो नाकारा हैं, इनको 30 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, और कुछ उसमें आधा नेशनल प्रोग्राम के, कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट के गाड़ियां हैं, जिसके मैंने बार मैंने लेटर भी लिखे। एक में मुझे 5 महीने हुई है, इस 5 महीनों में मैंने तो 2-3 गाड़ियां ऑन रोड की हैं। हमारे अभी जो है 12 गाड़ियां हमारी ऑन रोड चल रही है। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, 15 गाड़ियां आपने कहा कि ये पुरानी हो चुकी थी, इसलिए इनको ऑफ रोड कर दिया गया है। क्या इनकी मेंटेनेंस नहीं हो सकती थी, या अगर जाहिर है क्योंकि 15 गाड़ियां तो ऑफ रोड हो गई हैं, तो फिर नई गाड़ियों के लिए आपने कोई एप्लीकेशन लिखी? नहीं, हमारे पास जो गाड़ियां अभी हैं बेहतरीन है, वो चल रही हैं सारी। जो 12 गाड़ियां हैं सारी इसमें वो चल रही हैं। और उसके अलावा हमारे जो हॉस्पिटल्स है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और 3 तालका हॉस्पिटल, रूरल हेल्थ सेंटर है, उनमें भी जो भी एम्बुलेंस सर्विस है, 27 एम्बुलेंस हैं, वो भी फुल ऑन रोड है। और हमारी जो OPD वगैरह बेहतरीन है, वो भी चल रही है। लेकिन जो गाड़ियां ये खराब हैं, ये 20-25 साल से ज्यादा वक्त हो गया ये पुरानी। लेकिन सर एक और बात भी तो है ना यहाँ पर, कि ये गाड़ियां जो आप कह रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा अरसा हो गया, चले वो पुरानी हो गई हैं, लेकिन कागजात में वो गाड़ियां जो हैं वो ऑन रोड है, यानी उनके फ्यूल के एक्सपेंसेस फंड्स भी आते होंगे। नो, नहीं, ये ऑफ रोड है गाड़ियां, बिल्कुल रिकॉर्ड में ऑफ रोड है, ऑन रोड बिल्कुल। तो जाहिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे इमदाद में रिपोर्ट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे।
ब्रेक के बाद हाजिर नाजरीन, गुजरांवाला से ये इशू जो है वो हम रेज कर रहे हैं, जहां पर 50 बिल्डिंग्स में से 40 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी पार्किंग स्टैंड ना होने के बायस गाड़ियां और मोटरसाइकिल जो है वो सड़कों पर पार्क की जाती हैं, जिसके बायस घंटों जो है वो ट्रैफिक वहां पर जाम रहती है और यहाँ पर मोटरसाइकिल भी खड़े कर दिए जाते हैं। आवाम जो है वो यहाँ पर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तजावुज़ात का एक तरफ तो ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि पंजाब भर में या मुल्क भर में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा ही बह रही है। ये 40 से 45 जो बिल्डिंग्स हैं नाजरीन, ये तकरीबन शहर के वस्त में मौजूद हैं और ये गुंजान आबाद एरियाज़ हैं जहाँ पर हैवी ट्रैफिक होती है, लेकिन तमाम महकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है जो भी इंतज़ामिया की जानिब से दिए जाते हैं। और एक और अहम बात यहाँ पर यह भी है कि गुज़िश्ता रोज़ कुछ बातें सामने आ रही थी कि जिन बिल्डिंग्स के पार्किंग नहीं है, प्रॉपर पार्किंग नहीं है, उन बिल्डिंग्स को मिसमार कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर उल्टा कानून नज़र आ रहा है। यहाँ पर 40 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी पार्किंग जो है वो रोड्स के ऊपर बना दी गई है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद, मसाइल क्या है शहर के पार्किंग स्टैंड ना होने की वजह से, और क्या वाकई इनकी पार्किंग स्टैंड है ही नहीं या वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है? जी बिल्कुल इस तरह ही है। गुजरांवाला में जो ट्रैफिक का जाम होना है वो हर रोज का काम है। जो 50 जो है बिल्डिंग बनाई गई गुजरांवाला में, जिनमें से 40 बिल्डिंग तो ऐसी है जिनका पार्किंग स्टैंड बिल्कुल नहीं है। पार्किंग जब बिल्डिंग रूल के मुताबिक जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसका जो पार्किंग स्टैंड है, जहाँ उसकी बेसमेंट होती है या फ्रंट पर जगह छोड़ी जाती है, लेकिन जो उसकी बेसमेंट होती है वो बिल्डिंग मालिकान और उसके साथ जो इंतजामिया होती है उनकी मिली मुबैना वजह से जो है जो उसकी बेसमेंट होती है उसमें स्टाफ के लिए रूम बना दिए जाते हैं, या उसमें जो है उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो स्टाफ होता है लिबर्टी बना दी जाती है, जिसके बाद जो गाड़ियां होती हैं जो बिल्डिंग के आगे खड़ी करनी होती हैं वो बिल्डिंग के आगे भी जगह नहीं होती और नीचे जो बेसमेंट में होती है वो भी जगह मिली भगत से जो उनकी और किसी इस्तेमाल में ला लेते हैं। और जो गाड़ियां होती हैं, जो मोटरसाइकिल होते हैं, वो सड़क के ऊपर खड़े कर देते हैं। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां होती हैं जो सड़क पर खड़ी करने से जो जगह जगह से है वो ट्रैफिक जाम होती है। और इसी हवाले से जो गुलामबाज DTO गुजरांवाला के, उन्होंने बाकायदा तौर पर DC ऑफिस में एक जो है उसका पूरा जो है वेरिफिकेशन करके एक नोटिस भेजा है, कहा कि इस पर अमल दरामद किया जाए, ताकि उसके साथ जो 50 बिल्डिंग में 40 उनके अभी तक पार्किंग नहीं है। ये बिल्डिंग जो है गुजरांवाला के GT रोड के ऊपर वाक़या है और उसके साथ जो हॉस्पिटल गुजरांवाला जहाँ मरीजों ने खास करके जाना है, तो उसके ऊपर जो है 20 के करीब जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनमें से किसी हॉस्पिटल की जो है पार्किंग स्टैंड नहीं है। और जो बेसमेंट है वो उन्होंने अपने स्टाफ रूम के लिए और उसके साथ लेबॉर्टरी के लिए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। और उसके साथ अगर जो गुजरांवाला के कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटियां जो है, उसके साथ जो स्कूल है वो 1490। ठीक है मोहम्मद असलम, साथ ही रहिएगा। शहर की सब सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अतीक अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बात सुनी होगी मोहम्मद असलम जिस तरह से एलैबोरेट कर रहे थे, खास तौर पर अगर हम अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर जब इस तरह तजावुज़ात होती हैं या वहाँ पर जब पार्किंग स्टैंड अस्पतालों के बाहर बना दिए जाते हैं तो एम्बुलेंसेज को मूव करने में भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो बाकी बिल्डिंग है वहाँ पर भी ऐसे ही मसाइल होते हैं। क्या वजह है गुजरांवाला में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चल रहा? गुजरांवाला में बहुत फुल फ्लैश गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक चल रहा है और इंशाल्लाह बाकी जिससे हमारा बहुत बेहतर जा रहा है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर जो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इंडिपेंडेंट इदारा है और ये उसका इख्तियार है, हम उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करते हैं, उनको कहते भी हैं, तो ये पुश भी कर रहे हैं, साथ साथ कार्रवाई जारी है। ये रोज होने वाला काम है, एक दफा होता है, दोबारा फिर अक्रेंस होती है। इंशाल्लाह इसकी कॉर्पोरेशन को कॉम्पिटेंट है, उसको हम कह रहे हैं इंशाल्लाह वो मजीद कार्रवाई भी करेंगे इसके ऊपर। जी अतीक साहब, एक बात आपने की, इसी को पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि जब भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है, अगर एक तरफ से इलाका जो है वो वागुज़ार कराया जाता है, रोड खाली कराए जाते हैं, क्लियर करवाए जाते हैं, तो अगले ही दिन या कुछ ही देर बाद वहां पर फिर वही ठेले पथारे, वही ट्रैफिक नजर आती है हमें, वही वहां पर हमें गाड़ियां पार्क हुई भी नजर आती हैं। इसके खिलाफ कोई प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं की जाती? मैडम देखिए, इसमें इशू ये है कि इसमें ट्रैफिक पुलिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी सब तमाम इदारे इन्वॉल्व होते हैं और ये 24/7 एक्टिविटी है। होता ही है कि आप 24 घंटे ये रात निगरानी करेंगे और उस पर चालान करेंगे, फिर ही कार्रवाई होती है। हम बाकी कोशिश करते हैं, एक दफा करते हैं, दोबारा फिर लोग आ जाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने की भी जरूरत है, अवेयरनेस की भी जरूरत है और थोड़ा सा लीगल और प्रिवेंटिव एक्शन भी हो, तो फिर ये साथ साथ चीजें चल रही हैं। इंशाल्लाह अभी तो गवर्नमेंट की कैंपेन है, पिछले 1 माह हो गया फुल फ्लेज कैंपेन चल रही है। इंशाल्लाह मजीद आप कमिंग मंथ्स में देखेंगे इस सूरत बेहतर हो जाएगी।
लेकिन एक और बड़ा अहम मामला जिसकी जानिब अतीक साहब मोहम्मद असलम ने जो है वो इशू रेज किया है कि पार्किंग तो होती है, बेसमेंट में पार्किंग होती है, बिल्डिंग्स के ज़ाहिर है जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो पार्किंग एरिया तो बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो लेबॉर्ट्रीज बना दी जाती हैं या मजीद जो है उनको किराए पर दे दिया जाता है। ये खाली करवाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये तो करवा सकते हैं। मैम बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। इशू ये है कि ये टोटल 100% ये रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। बिल्डिंग बायलॉज का बनाना, उनकी रेगुलेशन, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हम उनको रेगुलरली कहते भी हैं और वो उनको कैबिनेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मजीद भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उनको ये जो आपने चीजें पॉइंट आउट की हैं और भी जो है इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बहावलपुर में 2009 में बनने वाला ये जो एसी बस टर्मिनल है अभी तक फंक्शनल नहीं हो सका है और जो बस मालिकान हैं वो अपने अड्डे बनाए हुए हैं, यहाँ पर ज़ाती अड्डे उन्होंने बनाए हुए हैं। जो मुसाफिर हैं उनके लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं, जो वेटिंग रूम वहाँ पर बनाए हुए हैं उनको ताले लगे हैं। फैसिलिटीज़ तमाम वहाँ पर मौजूद हैं, फंक्शनल नहीं है। हमारे नुमाइंदे सरोश इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें रिपेंगे और साथ ही साथ अकील नजम हाशमी साहब है मेयर बहावलपुर, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सरोश, पहले आपसे जानना चाहूँगी 2009 में बना था, ये फाल नहीं हो सका है, वजह क्या है इसकी? जी, ये टर्मिनल जो है 2009 में यहाँ पर एसी बस गवर्नमेंट का जो टर्मिनल है ये बनाया गया था, लेकिन टर्मिनल में वेटिंग रूम भी बनाए गए, वॉशरूम भी, हर चीज़ की सहूलत तो दी गई, लेकिन ये अभी तक फंक्शनल नहीं हो सका। यहाँ पर जो बस अड्डा मालकान है वो इतने बाअसर हैं कि ये उन्होंने अंदर टिकटिंग काउंटर जो है वो भी अभी वीरान पड़े हैं। इन्होंने रोड के साथ ही अपने काउंटर बनाकर और रोड के साथ ही बस स्टैंड बना लिए हैं अपने। और जो ये एसी गवर्नमेंट एसी बस टर्मिनल है, ये जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं उनकी जो है आरामगाह बनी हुई है और यहाँ पर जो है किसी किस्म के ये फंक्शनल नहीं है ना ही, और ये बिल्डिंग वो सीधा होती जा रही है। इसकी मेंटेनेंस के लिए भी कोई ऐसे इकदाम नहीं गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे कि इस बिल्डिंग का जो है ख्याल किया जाए ताकि यहाँ पर मुसाफिर जो है आराम वेटिंग एरिया में जो है अपनी बस का इंतजार करें। जो उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं वो जो है वो उसको अवेल कर सकें। साथ ही रहिएगा आप सरोश। अकील नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब फरमाइएगा, बस मालिका ने यहाँ पर अपने अड्डे बना लिए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये टर्मिनल बनाया गया था, 9 साल गुजर चुके हैं सर, इसको वेटिंग रूम भी है, लेकिन शहरी जो है वो यहाँ पर परेशान है। क्या वजह है, क्यों हल नहीं निकल सकता इस मसले का? इतने बाअसर हैं ये लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपको पता है कि जहाँ पर इस जो माफिया जो है वो शक्ल इख्तियार कर ले वो बाअसर हो जाते हैं हमारे माशरे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल पहले बनने वाले इस टर्मिनल को हमने अपने इस 1.5 साल दौर में पूरी तरह से रिवाइव करने की कोशिश की है। हमने फ्रीक्वेंट मीटिंग्स की हैं जो इनके नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ जो बस टर्मिनल्स हैं उनके बस मालकान के साथ, जो जहाँ पे जनरल बस स्टैंड के ऊपर इनकी बसें निकलती हैं। हमने कोशिश की ना सिर्फ ये कि बिल्डिंग को रिहेबिलिटेट करें उसके असल शेप में, बल्कि साथ साथ हमने ये भी कोशिश की कि अपनी बसें मोस्टली जो हैं वो यहाँ से निकालें। इसके 2 इश्यूज थे। एक तो ये था कि जब मुझे मेरे नॉलेज में आया कि उनके एग्जिट के और उनके जो एंट्री के रास्ते हैं वो उनको सूट नहीं करते हैं। उसके लिए हमने उनकी जो मर्जी के मुताबिक उनके एग्जिट और एंट्री के जो रास्ते थे वो उनको दिए हैं हमने। उसके साथ साथ पार्किंग का इशू भी आया था। हमने वो पार्किंग भी ना सिर्फ ये कि तमाम बस मालकान जो है उनको उनकी पार्किंग भी दी, बल्कि साथ साथ इंक्रोचमेंट का भी इशू था जो अभी शायद आपके प्रोग्राम में हाईलाइट नहीं हुआ। हमने उस इशू को भी जो कैटर करने के लिए मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की और एंटी इंक्रोचमेंट जो कैंपेन है उसको आज खुद हमने ड्राइव किया और अभी वो माशाल्लाह चल रही है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ना सिर्फ ये कि इसकी बिल्डिंग जो है वो रिस्टोर हो जाए अपनी असल शेप में, बल्कि यहाँ पर इसकी रिवाइवल हो जाए। और हम समझते हैं कि एक बड़ी कीमती जगह पर एक खूबसूरत इमारत मौजूद है, उसको चलना चाहिए। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इशूज थे। अभी हमारी गवर्नमेंट ने, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने स्पीडो बस चलाई थी, हमने उसके लिए भी इधर से स्पेस दी थी। अनफॉर्चुनेटली अभी नई गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है। हम उम्मीद रखते हैं कि एक जो बेस्ट सर्विस है पब्लिक को दी जा रही थी उसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे कि अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा, जाहिर है 9 साल तो हो गए ना इस बिल्डिंग को बने हुए, इसकी मेंटेनेंस के लिए, रिवाइवल के लिए आपने कोई एप्लीकेशन दी है फंड्स प्रोवाइड करने के लिए? जी बिल्कुल, इसके फंड्स हमने खुद भी मुख्तस किए हैं। मेरे आने से पहले 50 लाख रुपीस के फंड यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन पर सही तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। अब हमने उसको दोबारा टेंडर आउट किया है और हमने बिल्कुल हमारी कोऑर्डिनेशन है जो सेक्रेटरी 8 हैं उनके साथ में, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं
कि हम मिलकर एक अच्छी कंजीनियल एनवायरनमेंट के अंदर काम करें और जो लोग जहाँ पे जिनका रोजगार है उनको मोटिवेट करें कि वो यहाँ आए और इसको यूटिलाइज करें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द, हमने यहाँ पे आए तो टॉयलेट की सूरत हाल बहुत खराब थी, ना सिर्फ ये कि टॉयलेट्स जो थे वो रिवाइव हुए, हमने नए टॉयलेट्स जो है बनाए हैं वहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील नजम हाशमी साहब, आप मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे सरोज भी हमारे साथ मौजूद थे। सरोज, आप रिपोर्ट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। भक्कर से ये स्टोरी हम शामिल कर लेते हैं, जहां पर नवाही इलाका हैदराबाद थल है। इसमें सिवरेज और डिस्पोजल का जो सिस्टम है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। 5 करोड़ 50 लाख से ज़ायद की जो ये रकम है, इसे मंसूबा मुकम्मल किया गया था, लेकिन जो ये मंसूबा है इसमें नाकिस क्वालिटी इस्तेमाल की गई थी, जिसकी वजह से ये नकारा हो गया है। मुश्किलात क्या है, मसला असल में है क्या, हमारे नुमाइंदे असलम बलोच से हम बात कर लेना। ये बताइएगा आप, ये सिस्टम बंद होने से मसाइल क्या हैं, और ये भी बताएगा कि ये सिस्टम बनाया कब गया था जो इतनी जल्दी नाकारा भी हो गया। जी बिल्कुल, ये बखर का नवाही इलाका हैदराबाद थाना में आज से 3 साल कबल 2014-2015 में सबका हुकूमत के दौर में ये मंसूबा शुरू किया गया था, जिसपे 5 करोड़ 50 लाख 11,764 रुपए इसमें खर्चा आया हुआ था। और ये स्कीम 3 साल ही गुजरे हैं कि ये अब नकारा हो चुकी है। इस स्कीम में जो बोसीदा पैप डाले गए थे वो भी टूट फूट का शिकार हैं, और इसके साथ जो सबसे बड़ा जो है वो इशू है, वो यहाँ की जो मोटरें थी, डिस्पोजल सिस्टम वो नकारा हो चुका है। जो मोटरें थी वो जल चुकी हैं, और इसके साथ साथ जो जनरेटर यहाँ पे लगाया गया था वो भी टूट फूट का शिकार है, और मोटरें भी जल चुकी हैं, जिसकी वजह से डिस्पोजल बंद है। और डिस्पोजल बंद होने की वजह से जो गंदा पानी है सीवरेज का, वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, और इसके साथ साथ कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका है। कब्रें मिसमार हो रही हैं, तुलबात को, बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम जैकबाबाद की, जहाँ और जैकबाबाद का शुमार वैसे तो तारीखी शहरों में होता है और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ होने के बायस ये अहमियत का हामिल भी है, लेकिन अगर यहाँ पर हम फैसिलिटीज़ और सहूलतों की बात करें तो सिंध के दीगर जो अजला हैं उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। जैकबाबाद सिविल अस्पताल डिस्ट्रिक्ट का जो है वो सबसे बड़ा अस्पताल है, और डिस्ट्रिक्ट के जो छोटे बड़े शहरों और बलूचिस्तान के करीब होने की वजह से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लोग जो हैं वो जैकबाबाद अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। सबसे बड़ी सहूलत जिसका फुकदान है वो यहाँ पर वो है अद्वियात जो है वो फराहम नहीं की जाती, अदम फराहमी है अद्वियात की। हमारे नुमाइंदे सुभान खोसो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुभान, बताइएगा क्या मसाइल हैं मरीजों के, अस्पताल इंतजामिया क्या कहती है इस पे? आज बिल्कुल जैसे आपने बताया कि जैकबाद का शुमार मुल्क के तारीखी शहरों में होता है, और उससे अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि जैकबाद बलूचिस्तान के सरहद पर वाक़ है। तो जैकबाद पूरे सिविल अस्पताल पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही है, और ये सिंध का बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है, तो इसकी आबादी बहुत ज्यादा है। तो बलूचिस्तान के लोगों का रुख भी जैकबाद की तरफ होता है, और जैकबाद के जो अपने छोटे बड़े डिस्ट्रिक्ट के जो शहर हैं उनके जो शहरों का जो रुख है वो भी जैकबाद की तरफ। लेकिन जैकबाद का हाल भी सिंध के दीगर शहरों की तरह ही है। जैकबाद सिविल अस्पताल में अवधिया तो बिल्कुल मेडिसिन तो ना होने के बराबर। उसके अलावा इमरजेंसी की सूरत में अगर कहीं से लोग आते हैं तो वहाँ पे पायोडीन तक मुहैया नहीं। तो डॉक्टर हैं तकरीबन 40 से 45 डॉक्टर हैं, तो 10 डॉक्टर या 12 डॉक्टर ही नजर आते हैं, बाकी तमाम डॉक्टर वीजा पर हैं, और बिल्कुल बेड जो वो टूट फूट का शिकार है। अस्पताल में ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी किस्म की कोई सहूलत वहाँ पर मौजूद नहीं है। हालत ये है कि जब हमने DHO साहब से बात करने की कोशिश की तो वो आप आए अपना मौक़िफ़ दें कि आखिर जैकबाद के मसाइल क्या हैं, अगर फंड्स की कमी है, फंड्स कहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि किसी पुराने जो DHO थे उनकी कोई इंक्वायरी थी, उस सिलसिले में मैं बिजी हूँ। और जब हमने MS साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। जैकबाद के जो शहरी हैं वो जो सेहत की शहरियों को फिर मुश्किलात का सामना है, बल्कि ना सिर्फ उनको, जो दूर दराज से लोग आते हैं उन्हें भी साथ ही रहेगा। सुभान खोसो हमें ज्वाइन आप सरकई साहब ने, साबिक वज़ीर सेहत सिंध हैं आप सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, क्या वजह है, सेहत का मसला बुनियादी मसाइल में से एक है, तो फिर इस तरह के मसाइल जो हैं वो सियासी जमातों की तरजीहात में क्यों नहीं होते? अब ये जैकबाबाद का जो अस्पताल है इसकी सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, मैं आपको गुजारिश करूँ, मैं डॉक्टर सोहराब सरकी नाम है मेरा पूरा, डॉक्टर सोहराब सरकी। मेरा ताल्लुक जैकबाद डिस्ट्रिक्ट से, ठुल से, PS2 से मैं इलेक्ट हूँ। जैकबाद शहर की जो आपने सूरत हाल अभी बताई, ये जो बता रहे हैं आपके नुमाइंदे, बिल्कुल मैं आपको गुजारिश करूँ कि वहाँ पर ये सिर्फ सिविल हॉस्पिटल जैकबाद का जिक्र कर रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट एक हॉस्पिटल बनी है, जिम्स जैकबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
जो कि अमेरिकन ने बना के दिए। वहाँ पर भी डॉक्टर मौजूद हैं, यहाँ पर भी डॉक्टर मौजूद हैं और उनको अद्वियात भी मुहैया की जाती हैं। काफी उसमें फंड्स हैं और बाकी ये जनरेटर। डॉक्टर साहब, अगर फंड्स हैं तो फिर फंड लग क्यों नहीं रहे हैं? आप दूसरे अस्पताल की मिसाल ना दें। ये जो अस्पताल बना हुआ है इसकी फैसिलिटीज तो पहले पूरी कीजिए ना। नहीं, मैं आपको गुजारिश करूं, इनकी जो फैसिलिटीज हैं वो भी अपनी जगह पे हैं और ये जो बड़ा हॉस्पिटल बना है वहाँ पर बहुत फायदा हुआ है लोगों को। आप किसी और से पूछें, किसी न्यूट्रल आदमी से। बाकी ये है कि ये वहाँ जो सिविल हॉस्पिटल है बिल्कुल उसकी सूरत हाल वाकई। सर मीडिया जो है वो एक न्यूट्रल रोल ही अदा कर रहा है यहाँ पर। हम भी आपकी बात भी सुन रहे हैं और जो वहाँ पर इलाके के जो लोग हैं जो मसाइल का शिकार हैं उनसे भी हम जान रहे हैं। जब उन्होंने इन मसाइल की निशानदेही की है तभी हम आपके पास आए हैं। जी, आप बात सुने, आप मीडिया की अगर ईमानदारी की बात सुने, सीधी बात, जो ये मंजर कशी कर रहे हैं वो जैकाबाद की नहीं है। काफी बेहतर हालात है, जिम्स है, हॉस्पिटल में काफी अच्छी अद्वियात हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं। बाकी ये जिस तरह मंजर कशी कर रहे हैं यहाँ पर पूरे सिंध के अंदर, यहाँ पर NICVD है करीब सक्कर, यहाँ पर लाड़काना मेडिकल है, यूनिवर्सिटी बेनजीर भुट्टो के नाम से जो कि चांका मेडिकल कॉलेज थी। बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ का चेयरमैन लास्ट टाइम था, अभी भी मैं इलेक्टेड MP हूँ। बाकी ये है कि इसीलिए तो सर आपसे पूछ रहे हैं ना कि यहाँ पर जब लोग आते हैं बड़े अस्पताल का क्या फायदा जब यहाँ पर उन्हें फैसिलिटीज ही नहीं मिलेंगी, जब उन्हें अद्वियात यहाँ पर मुहैया नहीं होंगी, जब बेड टूटे हुए मिलेंगे। वो ये कोई भी अगर इस तरह की बात करे तो मैं आपको बता रहा हूँ, खुद आप आए, मैं आपको विजिट कराऊँ, आप चलें जिम्स में चलें, आप यहाँ लाड़काना में चलें, NICVD में देखें। पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर हमें कराची को ज्वाइन करते हैं। मैं पूरे सिंध की बात करूंगा। ये हालत ऐसे बताई जा रही है कि पूरे सिंध का ये हाल है। ये हाल सिंध का पूरा नहीं है, काफी वहाँ पर अच्छे काम हुए। अगर मीडिया को अगर ये सिर्फ नेगेटिव नहीं, ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर सोराब सरकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नुमाइंदे सुभान खोसो ने भी हमें रिपोर्ट किया। सुभान, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।